आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है और उसकी वजह ये है कि आज की हमारी वीडियो कोई प्रैक्टिस सेशन ना होकर आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के पेडागोगी पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ईवीएस पेडागोगी पूरी कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं और से ईवीएस पेडागोगी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा देंगे जो ईवीएस पेडागोगी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जिस पर हम डेली प्रैक्टिस क्विज कंडक्ट कराते हैं रात को 9 बजे, तो आप पेडा क्विज नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। साथ ही साथ अगर आज के आप सेशन की कंटेंट पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेडा लव ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इसकी भी लिंक हमने नीचे दे रखी है, वहाँ से आप आसानी से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पेडागोगी ईवीएस पेडागोगी पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में ईवीएस पेडागोगी है क्या। तो ईवीएस जो पेडागोगी है उसमें जो पेडागोगी वर्ड है तो वो दो वर्डों से मिलके बना है। एक तो आपका पेडा, एक दूसरा गॉग। तो यहाँ पेडा का मतलब है बच्चा, मतलब चाइल्ड, और गॉग का मतलब मेंटर या गुरु। तो यहाँ देखने वाली बात है, गुरु ये देखेगा कि बच्चे को किस तरीके से विषय वस्तु को पढ़ाया जाए जिससे उसके ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आउटकम के तौर पे उसका अधिगम हो, है ना। तो इसका अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो पेडागोगी इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड एडिटिंग योर टीचिंग कंटेंट। मतलब एक शिक्षक अपने टीचिंग कंटेंट को किस तरह ऑर्गेनाइज करे, उसे किस में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसी को हम कहते हैं शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोगी। अगर पूछा जाए कभी कि पेडागोगी के फादर कौन है, तो हम पेस्टोलॉजी को पेडागोगी के फादर के नाम से जानते हैं। ये तो थी हमारी ईवीएस पेडागोगी या पेडागोगी की बेसिक नॉलेज, है ना। तो बढ़ते हैं अगली ओर के एक्चुअल में ईवीएस क्या है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की हम पेडागोगी पढ़ रहे हैं तो वही उसी को क्यों ना जाने कि वो आखिर में है क्या, उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ईवीएस का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ कहा जाता है। तो एनवायरमेंटल जो है वो आपका फ्रेंच वर्ड इन्विरोन से बना है। इस शब्द का अर्थ है आपके आसपास का वातावरण। ये आपको ध्यान रखना है, जिन लाइनों पे मैं नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ईवीएस को अगर देखा जाए तो ईवीएस में प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी आपको बच्चों को देनी होती है। और हमेशा ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईवीएस कितने विषयों का संकलन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ईवीएस में 3 विषयों का संकलन है। पहला आपका एसएसटी, जिसे हम सोशल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं, दूसरा आपका साइंस, और तीसरा आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे कि अब अगर इसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बताएं एनसीईआरटी ईवीएस को किस नाम से पढ़ाती है। सबसे पहले आपको तो यही जानना होगा कि ईवीएस जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं आखिरकार एनसीईआरटी ने बच्चों के लिए किस नाम से बुक्स को निकाला है, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नॉलेज नहीं होगी तो आगे डीप में जाने का कोई मतलब निकलता नहीं। मे बी इतना सिंपल क्वेश्चन ना पूछे, बट आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो क्या वो नेचुरल एनवायरनमेंट के नाम से है, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण, या एनवायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन, अवर एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण, या लुक इन अराउंड। तो अगर आपने निश्चित ही सीटेट के लिए एनसीईआरटी की बुक्स 1 to 5 पढ़ी होंगी, तो उसमें जो ईवीएस बुक का नेम है वो है लुकिंग अराउंड, मतलब आसपास। ये बात पे आपने विशेष गौर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी इस वीडियो के बाद आप उस पर कर सकते हैं गौर। तो बढ़ते हैं कि ईवीएस में जो लुकिंग अराउंड नेम है वो किस वजह से रखा है। आखिर ईवीएस का नाम, जो पिछले 3 ऑप्शन है वो भी अच्छे खासे हैं ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका नाम लुकिंग अराउंड रखने का क्या मोटिव है एनसीईआरटी के पीछे का, तो वो हम जानते हैं कि इसमें क्या है, बच्चों को किताबी बोझ नहीं डालना बच्चों के ऊपर। ये हमारे मतलब एनसीएफ भी इसका रिकमेंडेशन करती है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो बिना बोझ के दी जाए। जो हमारे यशपाल साहब का कहना था कि बच्चों को जो शिक्षा है वो बिना बोझ के देनी चाहिए, मतलब शिक्षा बिना बोझ के। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने इसको ईवीएस की किताब को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ा है बच्चों के। अगर पूछा जाए कि जो ईवीएस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें एनसीईआरटी ने विशेष ध्यान दिया है कि उन्हें रटने की बजाय आसपास की चीज़ों से सीधा वास्तविक जगत से जोड़ दिया है, जिससे बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझने में क्या हो, आसानी। ये ईवीएस के नाम, मतलब बुक के नाम लुकिंग अराउंड या आसपास रखने के पीछे का मोटिव है। आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे कि ईवीएस के अगर आपसे पूछा जाए कि घटक कौन से होते हैं, तो ईवीएस के मेनली 3 घटक होते हैं। कि ईवीएस क्या है, तो ईवीएस पर्यावरण के बारे में है, पर्यावरण के लिए है, और पर्यावरण के द्वारा ही जानना है।
मतलब हमें पर्यावरण, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानना है, ठीक है, कि वो क्या हैं, कैसे काम करती हैं, और उन्हीं के द्वारा उनका ज्ञान लेना है। ये मेन चीज़ है इसके पीछे की। तो ये ईवीएस के 3 घटकों के तौर पे इन्हें देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर एक क्वेश्चन की बात करें जो आपके सीटेट 2018 एग्जाम में आया था कि ईवीएस को इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ाने की अनुशंसा किस पाठचर्या द्वारा दी गई है। इस चीज़ को आपको बताना है कि किस पाठचर्या ने ईवीएस को इंटीग्रेटेड के तौर पे पढ़ाने की अपनी अनुशंसा व्यक्त करी थी। क्या वो 1975 में था, 1986 में था, 2000 में था या 2005 में था। तो मे भी हो सकता है बहुत से लोग इसके अलग अलग उत्तर दें, लेकिन जो मेरी तरफ से उत्तर होगा वो है आपका 1975। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आप में कई लोग 2005 लगा रहे हो, बट 2005 से पहले 1975 में इसकी अनुशंसा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1975। अब हो सकता है आपको अलग अलग, जैसे कि गूगल पे इसका आंसर 2000 भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली लोग क्योंकि सीटेट ने 2018 की जो आंसर की निकाली थी उससे आंसर सही देख के भी आपका कंफर्म हो सकता है। बट पूछा जाए कि 1975 ही क्यों इसका आंसर सही है, तो उसके लिए आपको इसके 1975 की जो रिपोर्ट आई थी उससे रिलेटेड आपको कुछ बातें पता होना जरूरी है। अब 1975 की रिपोर्ट क्या कहती है, तो 1975 की जो पाठचर्या रिपोर्ट आई थी जिसका नेम मोटिवली क्या था, पॉलिसी डॉक्यूमेंट 10 ईयर फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। अगर पूछा जाए 1975 की जो आपकी पाठचर्या थी उसकी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट 10 ईयर फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन था। अब इसमें ऐसा क्या कहा था, तो इसी के आधार पर आपका जो पहला एनसीएफ बना था वो भी इसी रिपोर्ट के आधार पर बना गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसी में ईवीएस को एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाने की अनुशंसा की गई थी। क्यों, इसमें मेन था कि आपको देखना है कि कक्षा 1 से 2 में आपको इसमें बताया गया था कि ईवीएस नहीं पढ़ाना। आपने देखा होगा कि जो एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक्स हैं वो क्लास 3 से स्टार्ट होती हैं, मतलब 3, 4, 5 के लिए, बट 1 और 2 के लिए कोई भी बुक नहीं है। तो इस रिपोर्ट ने अनुशंसा की थी कि कक्षा 1 और 2 के लिए आपको ईवीएस पढ़ाने के लिए शिक्षिका मार्गदर्शिका देनी होगी, और किसे देनी होगी, ये बच्चों को ना देकर ये आपको शिक्षक को प्रोवाइड करानी होगी। इसीलिए क्योंकि शिक्षक जो है वो ईवीएस की जानकारी बच्चों को भाषा और गणित के फॉर्म में थे, ना कि उन्हें अलग से एक किताब प्रोवाइड करा के, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनको एक अलग से किताब का बोझ ना देकर उन्हें भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस को सिखाया जाए। इसी के आधार पर जब आगे इसकी चर्चा हुई तो 1986 में जब हमारी, आपको पता है, पहली शिक्षा नीति आई थी, तो उसमें इस बात को थोड़ा सजगता से देखा, बट उस पर खास कोई एक्शन लिया नहीं गया। इसके बाद जो नेक्स्ट 1988 में पाठचर्या आई थी उसने ईवीएस पर कोई भी बदलाव आपका नहीं किया है ना। उसके बाद आपका 2000 में भी ईवीएस को एकीकृत करने पर जोर दिया गया, ठीक है, और उसने कह दिया कि लंबे समय तक रहने की बजाय इसी पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। अब इसके बाद जो आखिरी बदलाव आपका 2005 में हुआ, जो 2005 का एनसीएफ आया, ये किसकी जगह पे आया, ये 2000 की जगह। और 2000 का मेन फेलियर क्या रहा था कि इसने अपना एनसीएफ ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं, ये बहुत जल्दी समाप्त कर दिया गया था, फिर इसकी जगह आपका एनसीएफ 2005 लाया गया था। तो ये आपका मेनली ईवीएस को कैसे इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना था उसके पीछे का इतिहास या हिस्ट्री कह सकते हैं आप थी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि ईवीएस के तहत एनसीएफ 2005 में क्या क्या बदलाव किए गए। तो आपको पता है कि ईवीएस में अभी हमने पढ़ा कि 3 विषय शामिल थे, एक तो आपका सोशल स्टडीज़ था, एक आपका साइंस था, एक आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन था। अब ईवीएस को पढ़ाने के लिए आपने एनसीएफ ने भी कहा कि इन तीनों का क्या करना है, अलग अलग ना करके इनका तीनों का समागम करना है, मतलब इन सब को ईवीएस के अंदर कंबाइन करके बच्चों को दिया जाए ताकि इन सभी की नॉलेज को बच्चों को आसानी से मिल सके। अब इसका नाम आसपास क्यों रखा वो अभी मैंने डिस्कस कर दिया, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए इसे बाहरी एनवायरनमेंट से जोड़ना वो बहुत मेन की पॉइंट था, ठीक है। अब कक्षा 1 में मैंने आपने बताया ईवीएस की किताब कोई नहीं है, इसमें गणित और भाषा के माध्यम से ही ईवीएस को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कि कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को कैसे पढ़ाया जाए। तो यहाँ कई बुद्धिजीवियों ने अपना अपना मत दिया। तो मेन यहाँ जो अप्रोच निकल के आई वो है थीमेटिक अप्रोच। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि ईवीएस पढ़ाने की क्या अप्रोच है, तो आपको ध्यान रखना है ईवीएस पढ़ाने की जो अप्रोच है वो थीमेटिक अप्रोच को माना जाता है। तो इसी क्रम में अगर आगे की बात करें कि जैसे इसको समझें कैसे, जैसे कक्षा 3 और 5 में ईवीएस पढ़ाने की आपने कई सारी थीमों के बारे में सुना होगा, जिनमें से 6 थीम का नाम आता है। आई थिंक कि आपको नाम पता होगा, अगर आपको नाम भी नहीं पता तो आगे मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ जैसे मान के चलो हम कक्षा 3 से 5 तक में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो है आपका भोजन। अब भोजन को आपको 3
विषयों के तरीके से पढ़ाना है। एक तो आपको उसमें एसएसटी भी शामिल करनी होगी, उसमें साइंस भी शामिल करनी होगी, उसमें आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन भी शामिल करना होगा। तो अगर भोजन को हम इन तीनों के अनुसार पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएंगे? तो एसएसटी वाला जो बंदा होगा वो कहेगा आपको खेती के बारे में इनको बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर साइंस वाला होगा तो वो कहेंगे आपको इसमें भोजन वाले टॉपिक में आपको भोजन के तत्वों के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। और एनवायरमेंट एजुकेशन वाला कहेगा कि नहीं, आपको भोजन अगर आप पढ़ा रहे होंगे तो उन्हें भोजन की स्रोत के बारे में ज़रूर ही पढ़ाना चाहिए। तो अब बात ये निकल के आई कि आखिर बच्चों को कैसे इन तीनों के समागम से पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर इन तीनों की अलग अलग किताबें निकाली जाएंगी तो बच्चों पे फिर बिना बोझ वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर 3 किताबें और बढ़ा दोगे तो वो तो बोझ और बढ़ा रही है ना चीज़ें। इस हिसाब से ये थीमेटिक अप्रोच लाई गई जिनमें इन तीनों विषयों का संकलन आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये बार बार जो वर्ड बोला जा रहा है कि इंटीग्रेटेड, ये वास्तव में है क्या? तो इंटीग्रेटेड को आपको ऐसा देखना है कि सभी विषयों को जोड़कर आपको चीज़ें पढ़ानी है। कैसे? मान के चलिए आप कोई एक अभी जैसे भोजन का मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो आप मान लो भोजन का जो थीम है, भोजन का विषय वस्तु है, कॉन्सेप्ट है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको एसएसटी का भी शामिल करना होगा ज़रूरत पड़ने पर, साइंस भी शामिल करनी होगी ज़रूरत पड़ने पर, और समय आने पर आपको एनवायरमेंट एजुकेशन भी शामिल करनी होगी। तो जब आप एक सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अलग अलग विषयों का सहारा या सहायता ले रहे हैं, तो इसी अप्रोच को हम क्या अप्रोच नाम देते हैं? इसे कहते हैं हम इंटीग्रेटेड अप्रोच। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये अप्रोच आपकी कैसी है? हॉलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है इसे। तो ये थी आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में। अब बात चलिए क्वेश्चनों की। अगर आपसे पूछा जाए तो कि ईबीएस की प्रकृति आखिर है कैसी, क्या वो थीमेटिक है, इंटीग्रेटेड है, होलिस्टिक है, या ऑल ऑफ द अबव? तो हमने अभी थीमेटिक की बात कर ली, इंटीग्रेटेड की बात कर ली, उसी के अंतर्गत आपका होलिस्टिक भी आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। मुझे उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट के बीच में क्वेश्चन आपको क्लियरिटी दे रहे होंगे, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, है ना? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि इस वीडियो के अलावा आपको ईबीएस पेडागोगी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी ईबीएस पेडागोगी की जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी सम्मिलित की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं ईबीएस की किताबें संदर्भगत विषय वस्तु क्यों है, मतलब कॉन्टेक्चुअल क्यों है, इस पे बात करते हैं। अभी पहले ये समझेंगे कि कॉन्टेक्चुअल होता क्या है। तो इसमें देखना ये है कि आपको, जो मैंने बात करी थी कि आसपास मतलब बाहरी वातावरण से चीज़ों को जोड़ना, बच्चों की जो जानकारी होगी वो किताबी या परिभाषा रूप में ना होकर उनको रियल लाइफ से जोड़ना, यही आपका कॉन्टेक्चुअल है, मतलब संदर्भगत विषय वस्तु को दर्शाता है। ठीक है। अब इससे पर्याय क्या है, मतलब क्या पर्याय है इससे, क्यों, इसका मोटिव क्या है, क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं बच्चों को लेके? तो इसका मेन जो मोटिव है कि बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को लेके एक संवेदनशील बने, हैं, उसको पता चले कि आखिर उसके समाज में, उसके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या घटित हो रही हैं, या किन चीज़ों के प्रति उसे जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि एक तो होता है किताबी ज्ञान, एक होता है आपका पर्यावरण का नॉलेज, मतलब अपने आसपास के माहौल, सामाजिक ज्ञान जिसे हम बोलते हैं। तो अभी तक जो हम लोग हैं वो कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान पे बहुत ज़्यादा फोकस होके ही आगे बढ़े हैं, बट उससे कुछ निकलता नहीं है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रट्टे वाले व्यक्ति देखोगे वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक बच्चे को रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करना नहीं आता तो उसका विकास कैसे संभव है। तो इसी को जो दर्शाता है वो है आपका कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी बात को और देखें तो अभी हमने 6 थीम पे बात करी थी, अब उन थीमों के बारे में हम जान लेते हैं कि 6 थीम आखिर हैं कौन कौन सी। तो पहला है आपका फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है आपका भोजन, तीसरा है आपका शेल्टर, चौथा है आपका वाटर, 5th नंबर पे ट्रैवल, एंड 6th नंबर पे थिंग्स वी मेक एंड डू। अब ये सब पढ़ते हैं कि ईबीएस की 6 थीम है, 6 थीम, ये सब जानते हैं। बट यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए किस थीम के अंतर्गत सब थीम्स आती हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएगा जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखता है। तो यहाँ जिस थीम के अंदर सब थीम आती हैं वो है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला पार्ट। इसमें अब कौन सी सब थीम आती हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इनमें से रिलेटिव्स किस सब थीम के अंदर आता है, तो वो भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो पहली जो थीम है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत आपका रिलेटिव्स आते हैं, उसके अंतर्गत प्लांट्स आते हैं, उसके अंतर्गत आपका एनिमल्स आते हैं, उसके अंतर्गत आपका वर्क्स एंड प्ले। मतलब ये 4 सब थीम किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपकी आती हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर इसी का हम क्वेश्चन मैं आपको बना के दूं तो ये क्वेश्चन आपका पड़ेगा कि ईबीएस की 6 थीम है, उसमें किसकी सब थीम्स दी गई हैं, क्या वो फूड है, क्या वो वाटर है, क्या वो फैमिली एंड फ्रेंड्स है, या थिंग्स वी मेक एंड डू है। आई थिंक कि आप इसका आंसर बड़ी ही ईजिली दे पाएंगे। इसका जो आंसर है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा टॉपिक बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस की थीम परिवार एवं मित्र की कितनी सब थीम दी गई हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? तो अभी आपने देखा है कि ईवीएस की जो सब थीम आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है, सॉरी जो थीम आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसकी 4 सब थीम दी गई हैं। उसको रिकैप करने के बाद मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये आपकी 4 हैं, आप गिन सकते हैं कि रिश्तेदार, रिश्ते भी हैं, पादप भी है, जंतु हैं और कार्य एंड खेल। तो ये 4 सब थीम किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बताइए ईवीएस की थीम परिवार एवं मित्र में कौन सी सब थीम नहीं दी गई है? अब ये आंसर आप क्या उम्मीद करते हैं? जिस बंदे की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है वो दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वही दे सकता है जिसने एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा और पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें कौन सी सब थीम इंक्लूड नहीं है? एनिमल्स, प्लांट्स, एनवायरनमेंट, रिलेटिव्स। तो आपका एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, रिलेटिव्स भी हैं, बट एनवायरनमेंट इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बताएं ईवीएस की थीम नहीं है। आपको बताना है कौन सी ईवीएस की थीम नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि 2 सेकंड के लिए पहले आप पॉज करें वीडियो को और अपना आंसर दें, फिर मैं अपना आंसर दूंगा। तो चलिए मैं अपना आंसर देता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा, क्योंकि फूड, वाटर, थिंग्स वी लिव विथ या शेल्टर। तो यहाँ जो देखने वाला जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ चालाकी मैंने क्या की है कि थिंग्स बी मेक एंड डू है, तो यहाँ मैंने लिव विथ ये वर्ड अपनी तरफ से जोड़ दिया, है ना। तो यही आपको पहचानना है कि कैसे चीज़ों को देख समझा और जाना जा सकता है, कैसे हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को और सही आंसर तक पहुँचेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बताएं ईवीएस की विषय वस्तु मतलब जो कंटेंट है वो कैसी है? क्या वो एक्सप्लेनेबल है, व्याख्यात्मक है, निगनात्मक, डिडक्टिव है, विचार उत्तेजक है, प्रोएक्टिव है या प्रोएक्टिव है, ओके, निर्देशात्मक या इंस्ट्रक्टिव है? तो कहीं ना कहीं ईवीएस पढ़ाने का मोटिव इसमें से क्या डेवलप करना है? क्या वो एक्सप्लेन मतलब बच्चा में एक्सप्लेन कर पाए कुछ वो चीज़, या डिडक्टिव वो कई 4 ही चीज़ों को तलाश पाए, विचार उत्तर मतलब वो उसके अंदर विचार पनपे, चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करे, है ना, या मतलब सीधा इंस्ट्रक्शन उसे दे दो वो अपना काम करते। तो ईवीएस की जो कंटेंट विषय वस्तु का जो मेन मोटिव है या जो विषय वस्तु है वो अपनी किस चीज़ को लेकर है? वो आपका प्रोवोकेटिव, ठीक है, चीज़ों को विचारों मतलब उसको चीज़ के प्रति उत्तेजना व्यक्त करे, मतलब एक्टिव हो गए, सक्रिय रूप से भागीदारी वो अपनी उस काम में दिखाए। क्योंकि जब वो चीज़ें उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगी तो वो सक्रिय होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको टोटल किताबी ज्ञान देंगे तो वो एकदम बोर्डम सी फील करेगा। तो यही हमारी मेन एनसीएफ या नई एनएपी का मोटिव है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रूप में लाया जाए, है ना। तो बढ़ते हैं आगे की ओर कि अब आपको बताना है जो ईवीएस को औपचारिक रूप से पढ़ाना कहाँ से शुरू किया जाता है? कक्षा 1 से, कक्षा 2 से, कक्षा 3 से या कक्षा 5 से? तो अभी मैंने कई बार ये डिस्कस कर दिया है, जो ईवीएस की आपकी किताब है वो कक्षा 3 से आती है। तो औपचारिक रूप से अगर हम बात करें कि ईवीएस हम कब पढ़ाना शुरू करते हैं, औपचारिक वर्ड को आप ये कीवर्ड मान के चलना है तो कक्षा 3 से, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में आप गणित और भाषा के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाते हैं। तो वो औपचारिक तरीका या औपचारिक तरीका है ही नहीं, मतलब फॉर्मल वे नहीं है, उसको आप उसमें रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, है ना। बट औपचारिक रूप से आप प्रॉपर तरीके से कक्षा 3 से बुक से लेके आते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बताएं ईवीएस की प्रकृति कैसी है? क्या इंटीग्रेटेड है, क्या संदर्भगत है या समावेशी है, सभी है? तो हमने अभी पढ़ा है कि इंटीग्रेटेड क्यों है, उसका रीजन भी हमने जान लिया। कॉन्टेक्चुअल क्यों है, क्योंकि उसकी डेली लाइफ या दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। समावेशी क्यों है, अब इसका आपको ये बताना है कि समावेशी क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद मुझे देंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताएं कि ईवीएस का पाठ्यक्रम कैसा है? तो आई थिंक कि अभी तक जो वीडियो अपनी हो गई है वो 50% पार्ट कवर हो चुका है। अब जो आपका आगे का है वो भी आपको क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिया जाएगा। बट यहाँ तक मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ईवीएस पेडागोगी जो नाम का आपने बहुत बड़ा वो क्रिएट कर रखा है अपने दिमाग में एक कि नहीं ईवीएस पेडागोगी मतलब जाने क्या होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में ईवीएस पेडागोगी में वही चीज़ आती हैं जो आपके एप्लीकेबल चीज़ें हैं। मतलब आपको अगर उस सिचुएशन में डाल दिया जाए तो आप खुद उसका सही जवाब दे देंगे, फिर उससे डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। या आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ी रखी हैं, उन्हीं को बस अप्लाई वे में लाना है आपको। तो आपको यहाँ बताना है कि ईवीएस का करिकुलम है वो क्या है, टॉपिकल है, स्पायरल है, बोथ है या नन है? तो मैं आपको बता दूं ये ईवीएस का करिकुलम है वो आपका स्पायरल है ना। और जो टॉपिकल है वो आपका साइंस का होता है, ठीक है। अब स्पायरल क्या होता है जरा इसको समझते हैं। स्पायरल मतलब एक तरीके सर्कल, ठीक है।
तो यहाँ क्या होता है, आपका एक थीम ली जाएगी, ठीक है। अब उस थीम को बच्चे की डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाएगा। मतलब अगर कक्षा 3 से लेके चलें, 3 को, 4 को और 5 को, अगर इनमें आपका कक्षा 3 को आप मान लो एक थीम फूड पढ़ा रहे हैं, तो जब कक्षा 3 के बच्चे को आप फूड पढ़ाएंगे तो बेसिक लेवल का, या उसने क्या खाया, या मतलब उसके घर में क्या बना, ये चीज़ किससे बनती है। कक्षा 4 में जाएंगे तो उसका थोड़ा एक और एडवांस वर्जन, थीम वही रहेगी, थीम नहीं बदलेगी, इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है। हम यहाँ थीम को नहीं बदल रहे हैं, बस थीम के डिफ़िकल्टी लेवल को चेंज करते जा रहे हैं। और कक्षा 5 में जाएंगे तो इसको और न्यूट्रिशन या विटामिन या इन सब चीज़ों से और ज़्यादा रिलेट कर देंगे। तो ये है आपका क्या, स्पायरल करिकुलम, जहाँ आपकी थीम ना बदलकर उसका बस डिफ़िकल्टी लेवल ही चेंज किया जा रहा है। तो यही हमारे ईवीएस में होता है, क्योंकि आपकी 6 थीम कक्षा 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है बस। लेकिन उन 6 थीम का आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है या जो अंदर का कंटेंट है वो बच्चे के बौद्धिक स्तर के साथ बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि एक्चुअल में स्पायरल करिकुलम है क्या। तो आई थिंक ये मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी देखते हैं कि इसमें एक थीम को कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ाते हैं। ये बात मैंने अभी बोली है। तो पहली कक्षा में जो भी सीखा है उसे क्या करेंगे, अगली कक्षा में प्रीवियस नॉलेज को आप रिलेट करके आगे बढ़ेंगे। और इसमें आपको क्या देना होगा, रीइंफोर्समेंट जरूर ही देना होगा बच्चे को, है ना। अब इस पाठचर्या को संदर्भगत होना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसे वही पढ़ाया जाए जो उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में है। अब जो चीज़ उसने नहीं देखी है वो आप कैसे पढ़ा देंगे, ये तो कॉमन सेंस है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे की ओर कि अब आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताना है कि आपने क्या समझा कि निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का भाग नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अप्लाइड वे में ही दे सकते हैं, इस चीज़ को आप रट ही नहीं सकते। क्या वो भोजन जो हम उगाते हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का भाग नहीं है? बुजुर्ग जिनका हम सम्मान करते हैं, जीव जो बीमारी फैलाते हैं, पोशाक जो हम पहनते हैं। तो इसका आंसर आप 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके खुद दीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा जो आंसर है वो है आपका सी, मतलब जीव जो बीमारी फैलाते हैं। अब इसको ज़रा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों एक्चुअल में मैंने ये आंसर पे टिक किया। तो भोजन जो हम उगाते हैं वो क्या हमारे परिवेश का हिस्सा नहीं है? आपको ये सोचना है। बिल्कुल, ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का हिस्सा है, क्योंकि जो भोजन हम उगाते हैं उसके बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, वो देखेगा अपने चारों से। बुजुर्ग जीवन जिनका हम सम्मान करते हैं, हमारे आसपास लोग हैं, हम उन्हें किस प्रकार अपने छोटों से डील करते हैं या उनसे व्यवहार करते हैं, या बड़ों से किस तरीके के व्यवहार करते हैं, ये भी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का हिस्सा है। अब जीव जो बीमारी फैलाते हैं, तो यहाँ एक बात आपको देखनी है कि जैसे भोजन भी हो गया है, बुजुर्ग जिनका सम्मान करते हैं, या पोशाक, ये हर कल्चर में डिफरेंट होती हैं। मतलब संस्कृति के हिसाब से हर संस्कृति में अलग अलग बदल सकती हैं। कि मतलब केरल में कोई और त्यौहार या कोई रस्म और कोई और फसलें उगाई जाती हों, है ना, बट अपने यहाँ उसका हो सकता सेम हो सकता अलग भी हो। तो ये कल्चर टू कल्चर डिफर करता है। बट अगर जीव की बात करें, जीव जो बीमारी फैलाते हैं, वो ऐसा सोचिए कि अगर कोई बीमारी यहाँ कोई बैक्टीरिया या कोई जानवर के थ्रू फैल रही है, तो क्या दूसरे स्टेट या दूसरे गांव में जाके वो चीज़ बदल जाएगी, परिवेश से डिफर हो जाएगी? नहीं, ये हमेशा एक तरीके से हर जगह सेम रहेगा। तो इसका जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का भाग नहीं है, यहाँ वर्ड नहीं बहुत अच्छे से प्रिसाइज देखना होगा आपको। तो यहाँ यही वर्ड आपको है कि जीव जो बीमारी फैलाते हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ईवीएस का शिक्षण शास्त्रीय आधार मतलब पेडागोगिकल बेस क्या है? क्या वो सहयोगी अधिगम है, सहकारी अधिगम है, दोनों या दोनों नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है दोनों। इन दोनों को आपको साथ लेकर चलना होगा। वैसे नॉर्मली ये दोनों टर्म क्या है, एक दूसरे को इंटरलेट हैं। कई बार आप एक दूसरे की जगह इन दोनों टर्म को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर एक्चुअल में इनका बारीक डिफरेंस देखें तो वो क्या डिफरेंस है। जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसमें टीचर बच्चों के ग्रुप बनवाता है, टीचर बच्चों को टास्क देता है। यहाँ आपको मैं जो वर्ड बोला हूँ उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। मैंने कहा कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर बच्चों को टास्क देता है, ठीक है, बच्चे खुद टास्क सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। और जो ग्रुप होगा उसका नाम होता है बजी ग्रुप। ये ग्रुप में कितने बच्चे हो सकते हैं ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो 4 से 5 बस, इससे ज़्यादा नहीं। और कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर मेन रोल में नहीं होगा, वो बच्चों के साथ मिल के काम करेगा, वो कोई टास्क नहीं देगा, है ना, वो बस बच्चों के साथ मिल जाएगा, उन्हीं के साथ खुद भी सीखेगा और बच्चों को भी सीखने में मदद करेगा। ये इन दोनों के बीच का बारीक अंतर है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी।
तो आगे बढ़ते हैं कि टीचर बच्चों को व्यवसाय पढ़ाना चाहता है। अब ये थोड़ा अप्लाइड वे में क्वेश्चन है, आपको देखना है कि टीचर मान लो बच्चों को बिजनेस के बारे में, अलग अलग व्यवसायों के बारे में पढ़ाना चाहता है, तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त वो उसके अनुसार होगी। क्या वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन करा दे बच्चों के बीच, विभिन्न व्यवसायों की जानकारी एकत्रित करने के लिए पड़ोसियों के व्यवसाय को जाने, मतलब बच्चों से कहे कि ठीक है आपके आसपास जो भी पड़ोसी रहते हैं वो कौन कौन से व्यवसाय में शामिल हैं, आप उनके बारे में पूछ कर आइएगा, ऐसा कुछ। या विभिन्न व्यवसायों की बुक बनवाए, मतलब आपने क्राफ्ट बुक देखी होगी कि अलग अलग व्यवसाय में मान लो कोई दुकान रखे है, कोई रेडी लगाए, इस तरीके से फोटो से एक कलेक्शन प्रोजेक्ट बनवा दे, या किताबों सीधी सूची दिखा दे कि ये व्यवसाय होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट वे होगा। तो आई थिंक कि आप सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। क्यों? अभी हमने देखा कि ईवीएस हम आसपास की चीज़ों को लेकर पढ़ाएंगे, तो इसमें वही है कि बच्चों को हम एक्टिव कर रहे हैं कि अपने पड़ोसियों से जाके पूछे कि एक्चुअल में वो कौन सा बिजनेस करते हैं। तो ये बच्चों को सक्रिय रूप से भागीदारी करने में बहुत बड़ा सहयोगी भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर कि आपको बताना है, अब यहाँ तक तो थी हमारी ईवीएस पेडागोजी की बेसिक डिटेल के क्या होती है, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। अब पढ़ाने के बाद आपका मेन जो आता है वो आकलन कैसे करोगे, क्योंकि आकलन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी चीज़ का। क्योंकि किसी भी टीचिंग का मेन अगर मोटिव पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, वो क्या है, वो आपका कहीं ना कहीं लर्निंग आउटकम्स है। कि बच्चों को अगर लर्निंग आउटकम्स नहीं हुए हैं तो उनका जो भी टीचिंग या जो भी लर्निंग है वो किस काम की, अगर उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे कि आखिर पेडागोजिकल एक्टिविटीज़ मतलब आकलन कैसे किया जाए, हम ईवीएस का किस तरीके से आकलन करेंगे। तो इसमें कुछ प्रोसेस स्किल्स हैं वो शामिल हैं। आपको कई ये ऑप्शन जो नीचे सूची दी गई है, ये कई सारे ऑप्शन के तौर पे आपको देखने को मिलेगी। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले जो प्रक्रिया कौशल की जो सूची है वो उसमें 10 कौशल आपको नीचे डिफाइन किए गए हैं, इनको आपको नोट भी करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, अगला है आपका न्याय के प्रति सरोकार मतलब जस्टिस, ठीक है। अगला है आपका सहयोग, उसके बाद है आपका डिस्कशन चर्चा, अवलोकन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्वेश्चनिंग, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट मतलब बच्चे उसी इन्वॉल्व होकर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आखिर ये चीज़ होती है तो क्यों होती है। एक्सप्लेनेशन, बच्चे बताएंगे जो उन्हें समझ में आया होगा। एक्सप्रेशन, बच्चे उस चीज़ को अभिव्यक्त करेंगे। एनालाइज मतलब बच्चे उसे का विश्लेषण करेंगे, अगर ये चीज़ हुई है तो किस वजह से हुई है। तो ये आपके 10 टाइप हैं या सूची के 10 टाइप हैं, इनको आई थिंक आप नोट करेंगे जरूर। अब चलिए अब क्वेश्चन की आखिर इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, अब आपको समझ में आ गया इसकी इंपॉर्टेंस आखिर है कहाँ, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ईवीएस में अगर पूछा जाए कि आकलन का जो सूचक है वो इनमें से कौन सा नहीं है, क्या वो ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, रिमेम्बरिंग मतलब याद करने से रिलेटेड, एनालिसिस, विश्लेषण, डिस्कशन मतलब चर्चा। तो अभी आपने जो 10 टाइप पढ़े हैं उसमें कहीं भी आपने रिमेम्बरिंग का पार्ट नहीं पढ़ा और यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पढ़ाया है वो किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन के थ्रू पूछता है आपसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बच्चा जो अध्यापक है वो बच्चों से अगर कहता है कि आप घर को जब लौटेंगे तो आपको क्या करना है कि जो जानवर बच्चे देते हैं और जो जानवर आपके अंडे देते हैं आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है, ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है कि कौन अंडे दे रहा है और कौन वो बच्चे देता है, ठीक है। तो टीचर कौन से कौशल को विकसित करना चाहता है बच्चों के अंदर, क्या वो ऑब्जर्वेशन क्लासिफिकेशन है या आपका एनालिसिस क्लासिफिकेशन है, ऑब्जर्वेशन डिस्कशन है, डिस्कशन एक्सपेरिमेंटल है। तो यहाँ बच्चे ने क्या कहा, घर लौटते वक्त आपको देखना है मतलब आपको ऑब्जर्व करना है। तो पहली चीज़ तो आपकी ऑब्जर्व हो गई। चलिए अब कुछ जन्म देते हैं बच्चों को, कुछ अंडे देते हैं, तो ये क्या कर रहा, क्लासीफाइड करा रहा। तो यहाँ जो 2 कौशल वो विकसित कर रहा है वो आपका ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन है ना। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आपका ईवीएस की किताबों में परिभाषा पर बल नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा ईवीएस की बुक्स में आपको जैसे डेफिनेशन होती है कि मतलब जैसे साइंस में आपने देखा होगा कि बल किसे कहते हैं या आपका वेग किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं। तो इस तरीके से ईवीएस की बुक में कहीं कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। उसमें जो भी चीज़ दी गई है वो आपका डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके दी गई है कि बताइए ये बच्चा बताओ समुद्र के किनारे तालाब के किनारे बैठा है तो कौन से पक्षी या जानवर हैं जो तालाब में आपके हैं। तो उससे आपको जलचर, नवचर इन सब के बारे में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो उसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी गई तो उसकी वजह क्या है आपको ये बताना है। क्या बच्चों के बोझ को वो कम करना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया ज्ञान को बढ़ाने के लिए मतलब प्रोसेस थिंकिंग बच्चों में डेवलप हो जाए, परिभाषाओं से वंचित करने के लिए बच्चों को, या किताब में रुचि लाने के लिए।
तो मैं यही उम्मीद करूँगा, क्योंकि ये आपकी लास्ट स्लाइड है तो इसका आंसर आप खुद दें 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर जो मेरी तरफ से आंसर इसका जो करेक्ट है वो है आपका क्या, बच्चों के बोझ को कम करने के लिए, प्रक्रिया कौशल बढ़ाने के लिए, या परिभाषा के से बच्चों को वंचित करने के लिए, या किताबी रुचि बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मेन इसका की पॉइंट है बच्चों के बोझ को कम करने के लिए। बोझ क्यों कम करने के लिए, हो सकता है आप प्रक्रिया ज्ञान बढ़ाने के लिए इसको कह रहे हो, बट ये देखना है कि ईवीएस में परिभाषा क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ईवीएस में अगर आप परिभाषा को इंक्लूड कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो रटने से रिलेटेड चीज़ आ जाएगी, जो बच्चों के मेंटल लेवल पर कहीं ना कहीं एक बर्डन साबित होगी। तो वो बोझ को कम करने के लिए तो उन्होंने वो चीज़ जोड़ी। और रही बात अगर प्रक्रिया की, तो वैसे भी प्रक्रिया कौशल या प्रक्रिया ज्ञान को बढ़ाने के लिए बच्चों को आसपास के माहौल से जोड़ ही रहे हैं, तो वो तो कम हो ही नहीं रहा। और किताबों में रुचि लाने के लिए आप ऐसा थोड़ी है कि डेफिनेशन हटा देंगे तो बच्चों में रुचि आ जाएगी किताबों में, नहीं, डेफिनेशन होने के साथ भी आप कुछ एक्टिविटी जोड़ दें तो रुचि आ जाएगी। या अगर रुचि बच्चों को नहीं लानी तो फिर आप ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन पर्टिकुलर हटा के ही रुचि ला सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। और किताबों से वंचित करने का तो कोई मोटिव है ही नहीं हमारा, अगर ऐसा होता तो हम किताबें लाते नहीं ना। तो ये आपकी पूरी ईवीएस पेडागोगी को कवर करती हुई हमारी आज की वीडियो थी। और ये वीडियो स्पेशली अगर मैं बात करूँ किन बच्चों के लिए हैं, तो जो सीटेट पेपर 1 के लिए बच्चे हैं, मैं यही उम्मीद करूँगा कि केवल और केवल वही ये वीडियो देखें, क्योंकि ईवीएस वाला पार्ट केवल सीटेट पेपर 1 में ही आता है। अगर बात करें सीटेट पेपर 2 वाले बच्चों के लिए, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके में साइंस पेडागोगी आती है, मतलब पेपर 2, तो अगर आप कहेंगे जो बच्चे पेपर 2 के होंगे तो उनके लिए मैं स्पेशली साइंस पेडागोगी की एक सेपरेट वीडियो, जैसे हम ईवीएस की लाए हैं वैसी एक और वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले ले आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें बताना होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो आप आगे जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी करें होंगे, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम आएंगे। और रिसेंटली DSSB का आना है, चंडीगढ़ का आना है, या EMARS का आना है, तो उसकी भी हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट हैं, उनमें आपके क्लासेस आ रही हैं। पर डे आपका क्लास मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे अपलोड की जाती है। आई होप कि आप वो भी प्रैक्टिस सेशन ज़रूर ही देखेंगे, क्योंकि उनमें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और डेली प्रैक्टिस के लिए आप हमारी टेलीग्राम कोच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पेडागोजी के नाम से ग्रुप बना हुआ है। तो ये हमारे तरफ से पूरी ईवीएस पेडागोगी वाले पार्ट का ओवरव्यू था। पूरी ईवीएस पेडागोगी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस की है। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में वैसे तो डाउट नहीं रहा होगा, बट अगर फिर भी इन केस आपके मन में अगर कोई डाउट है तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।